हेलो 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 बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है फोर्थ डायमेंशन। ठीक है बच्चों, चलो बिना किसी देरी के हम सीधे आज के मुद्दे की बात करेंगे। आपने जैसे कि जिस प्रकार से टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस विषय पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो अच्छा, उससे पहले हम आगे बढ़े, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, बहुत जरूरी चीज है भाई, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों, चलो यस, हम आज जैसे जिस प्रकार से देखेंगे हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, देखो ये नाइन्थ में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। और अगेन ये पूरी फुल लेंथ की वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक ओवरव्यू वीडियो है। ठीक है, हालांकि आपको इस ओवरव्यू वीडियो में भी काफी अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा। ठीक है, बट ऑफ कोर्स ये फुल लेंथ की वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक ओवरव्यू है ना बच्चों। हम जो डिफरेंस रहते हैं, कॉमन 10 डिफरेंसेस है ना, उसको हम कंपेयर करेंगे और उनके ऊपर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स ये हमारा क्विक बायोलॉजी सेशन है ना, क्विक बायोलॉजी बेसिक्स विद प्रेरित सर में। इसमें हम ज्यादा चीजें जो रहती हैं डिटेल में डील नहीं करते हैं, इंस्टेड हम उन चीजों को शॉर्ट कर देते हैं और उनका कंडेंस्ड फॉर्म देखते हैं, समराइज्ड देखते हैं। ठीक है, अगर डिटेल क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखो बिना किसी देरी के हम समझते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स आए कहां से या होते क्या है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहते हैं। सिंपल एक बात बता दूं तो प्रोकैरियोटिक वो रहते हैं सेल्स जो ज्यादा हमारे लेस कॉम्प्लेक्स रहते हैं या ज्यादा जो प्रिमिटिव रहते हैं। ठीक है, कैरियोट की अगर बात करें तो कैरियोट का मतलब रहता है न्यूक्लियस। ठीक है, यू कैरियोट का मतलब रहेगा हमारा जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियस का शेप है, सब कुछ है उसमें है ना। और प्रो कैरियोट का मतलब है यहाँ पर बच्चों, प्रो का मतलब रहता है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रो का मतलब क्या रहता है बच्चों, प्रिमिटिव रहता है। तो प्रिमिटिव यानी कि पुराने जमाने का या लेस एडवांस्ड वाला जो हमारा कैरियोट रहेगा, ठीक है, या जो हमारी न्यूक्लियस रहेगा, वो कौन सा रहेगा, प्रोकैरियोटिक का। नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, हमने एक रील भी बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजीज का बहुत एक बड़ा एसेंस रहता है, बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है बच्चों, चलो बिना किसी देरी के हम इसमें इनके डिफरेंस देखेंगे। जब हम इनमें डिफरेंस देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारा प्रोकैरियोट में एक्चुअल क्या चीजें रहती है और हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में एक्चुअल चीजें क्या रहती हैं। ठीक है बच्चों, चलो बिना किसी देरी के हम इसमें समझेंगे। सबसे पहले अगर न्यूक्लियस की बात करें, ठीक है, तो यूकैरियोट्स में कैसा रहता है, देख लो एक बार, आप हेडिंग देख लो, प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, की डिफरेंसेस 10 पॉइंट्स, हम 10 ही पॉइंट्स के ऊपर आज बात करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बट आई होप कि 10 पॉइंट भी कुछ लोगों के लिए एनफ हो, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियस का। ठीक है बच्चों, चलो न्यूक्लियस में क्या है हमारा, है ना, यूकैरियोटिक सेल का आप न्यूक्लियस देखो। सबसे पहले तो न्यूक्लियस कैसा है बच्चों, उसका ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, मैंने आपको जिस बताया। ईयू है ना, ईयू का मतलब ही रहता है ट्रू, यू का मतलब रहता है ट्रू, तो ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। डीएनए इज एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, आपका जो डीएनए है ना, वो किसके अंदर है बेटा, वो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यू कैरियोट का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, दैट इज ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है और डीएनए किसके अंदर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें कोई भी ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है और डीएनए कैसा रहता है, एक न्यूक्लियोइड रीजन में रहता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड रीजन आपका ये रहता है कि एक तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो आपका जो न्यूक्लियस रहेगा उसका स्ट्रक्चर है ही नहीं कुछ। अभी डीएनए का जो प्रेजेंट रहना है तो वो ऐसे कंडेंस्ड फॉर्म में सा कुचुर पुचुर सा नूडल जैसा स्ट्रक्चर आपका एक जगह पे इकट्ठा मिलेगा। ठीक है, और जब एक जगह पे इकट्ठा मिलेगा उसी को हमने क्या बोला है बच्चा यहाँ पर, न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है, क्या बोला है हमने उसको इधर, न्यूक्लियोइड रीजन बोला है। ठीक है, तो वो यहाँ पे ऐसा ही है। और ट्रू न्यूक्लियस तो है ही नहीं, प्रिमिटिव है, पुराने जमाने का। ठीक है, पुराने जमाने में जैसे कि हम पढ़ते थे ना बच्चों, हमारा वो रहता था केवमैन्स वगैरह, उनको क्या बोलते हैं हम, प्रिमिटिव मैन, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, बेसिस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अगर हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करें तो देखो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल रहता है किसमें, हमारे प्रोकैरियोट में। नेकेड रहता है, नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स। ठीक है, हिस्टोन्स आपका डीएनए का एक जस्ट बाइंडिंग मॉलिक्यूल रहता है, ये बड़ी क्लासेस का है। ठीक है, बट अगर आप छोटी क्लासेस में इसको देख रहे हो तो जस्ट आप इतना याद रखो कि ये कैसा रहता है, एक तो नेकेड रहता है, नेकेड या डेट इज, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती है। और डीएनए मॉलिक्यूल कैसा रहता है बेटा, सर्कुलर रहता है, दिख रहा है ऐसा, ये सर्कुलर रहता है और सिंगल रहता है, मतलब कि एक ही रहता है इसमें डीएनए। ठीक है, प्रोकैरियोट का डीएनए की बात कर रहे हैं हम, ये जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, है ना। यूकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल देखेंगे तो कैसा है, मल्टीपल रहता है, यानी कि मल्टीपल आपके डीएनए है ना,
लीनियर डीएनए है, ऐसे एक संलग्न ऐसा डीएनए है, डीएनए मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन आपके डीएनए को और ज्यादा क्या करता है, मजबूत करता है, जैसे इस वक्त बोलना चाहिए ये वाला जो डीएनए है ये थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ज्यादा एडवांस्ड है, और ज्यादा स्ट्रक्चरली आपका स्टेबल है। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद हम देखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें तो हमारा प्रोकैरियोट्स में क्या रहता है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ओनली लाइबोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं, है ना, तो प्रोकैरियोट में वो सारे ऑर्गेनल्स है क्या, नहीं है। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल बता रहा है, नॉर्मल सेल में बहुत सारे आपके ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, बट प्रोकैरियोट बेचारे के पास में, इसके पास में कोई भी बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है। इंस्टेड इसके पास केवल एक ही चीज है, दैट इज राइबोसोम। ठीक है, चलो राइबोसोम भी कैसे हम देखेंगे आगे। फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर। ईआर आपका इमरजेंसी रूम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ईआर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो स्मूथ और रफ हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे गोल्गी भी दे रखा है। गोल्गी क्या है, कुछ लोग उसको गोल्जी बोलते हैं, कुछ लोग गोल्गी बोलते हैं। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस है ना, इटालियन साइंटिस्ट था, उसने सर्च करा था इसको। चलो उसके बाद हम देखेंगे, यस राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या रहता है, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है ना, अगर आपको नाइन्थ का सेल वाला भी चाहिए तो बच्चों पूरा बताना, कमेंट करना। ठीक है, चलो राइबोसोम्स कैसा रहता है प्रोकैरियोट में, जल्दी बोलो कैसा रहता है बच्चों। 70s राइबोसोम रहते हैं। ठीक है, जो कि स्मॉलर रहते हैं, है ना, और उतने एफिशिएंट नहीं होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस सर क्या होता है, बनाना, है ना। सर आपने बोला था बनाना, किसी चीज को नया बनाना क्या होता है, जेनेसिस होता है। नहीं, जेनेसिस दैट इज नया बनाना, सिंथेसिस यानी कि वो उसको जस्ट फॉर्म कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से नया नहीं बना रहे, प्रोटीन तो पहले से भी है ना। ठीक है सर, जेनेसिस में क्या डिफरेंस है, सुनो, जेनेसिस और सिंथेसिस में ये डिफरेंस है कि जब जेनेसिस होता है, ठीक है, तो कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म या कुछ भी कंप्लीटली न्यू सेल बन रहा है। ठीक है, जिसका डीएनए भी कंप्लीटली न्यू रहेगा, दैट इज जेनेसिस। सिंथेसिस में क्या हो रहा है, जब भी हमारा कुछ अगर केमिकल बन रहा है या कुछ हमारी जो भी चीज बन रही है, सेल कुछ भी चीज, वहां पर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, उसको बस वापस से उसी सेम कैटेगरी के लिए एक वापस से उसमें एडिशन हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सिंथेसिस और जेनेसिस का फर्क रहता है। चलो, है ना, चलो बच्चों अब ये देखो, यूकैरियोट्स का राइबोसोम कैसा रहेगा, 80s राइबोसोम रहेगा, लार्जर रहेगा। ठीक है, 70s इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सुनना, इसमें साइटोप्लाज्म में तो आपका कितना रहेगा, 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे नेचुरल कंडीशन में। ठीक है, बट हमारा 70s माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम रहते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी रहते हैं। तो उन दोनों में कौन से रहेंगे, हमारे 70s वाले रहेंगे। ठीक है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में रहेगा, क्लोरोप्लास्ट आपका उसमें रहेगा, है ना। हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के ऊपर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, साइज की बात करते हैं बिना किसी देरी के, प्रोकैरियोट का साइज कैसा रहेगा बच्चा, जनरली स्मॉलर रहेगा। कैसा रहेगा, जनरली स्मॉलर रहेगा। ठीक है, और हम अगर यूकैरियोट्स की बात करें, इसमें आप क्वांटिटी देख सकते हो। ठीक है बच्चों, आप इसमें इसको क्वांटिटी को देख सकते हो। यस, हम कहाँ थे, हाँ, यस, हमारा यूजुअली 0.1 से 5 माइक्रोमीटर, है ना, जनरली स्मॉलर रहता है। ठीक है बच्चों, वो माइक्रोमीटर का है साइन, है ना। और इसकी अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूजुअली 10 to 100 माइक्रोमीटर रहता है, डेट इज ये जनरली लार्जर रहता है। ठीक है, अब समझना, इसमें क्योंकि हमारे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, तो उसको उसको अकोमोडेट करने के लिए, उन सेल ऑर्गेनल्स को अकोमोडेट करने के लिए जनरली साइज में बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। तो हमारा प्रोकैरियोट का साइज जो रहता है वो यूजुअली छोटा रहता है, और यूकैरियोट का साइज जो रहता है वो यूजुअली हमारा बड़ा रहता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलो, सेल वॉल यूजुअली, सॉरी, अब हम सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल कैसी रहती है, सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसमें जो सेल वॉल रहती है बच्चों, है ना, वो किस चीज की बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इतना भारी शब्द आपके एग्जाम पेपर में लिख दो तो मजा आ जाएंगे टीचर को। ठीक है, चलो, पेप्टिडोग्लाइकेन है ना, सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, किसमें बच्चों, हमारे प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, सेल वॉल अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में हमारा फंगाई भी आ जाता है, प्लांट्स भी आ जाता है, और एनिमल्स भी आ जाता है। ठीक है, तो एनिमल्स में तो सेल वॉल होती नहीं है। ठीक है, प्लांट्स में सेलुलोज की होती है, और फंगाई में चिटिन की होती है, एक मटेरियल होता है ये। ठीक है, प्लांट्स में सेलुलोज की रहती है और फंगाई में चिटिन की रहती है। ठीक है,
अरे सॉरी, माय बैड, उसको हम जस्ट कट कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, बिना किसी देरी के सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, चलो छोटा हो गया, यस, सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन, किसमें? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या होगा बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन, है ना। और अगर हम बाइनरी फ्यूजन पता है आपका, वो एक से दो में बढ़ जाना, एक सेल है उससे वो जस्ट एक आपका ऐसा या ऐसा कुछ भी होगा, लाइन पड़ेगा, बाइनरी फ्यूजन के भी टाइप्स रहते हैं, और उसके बाद में फिर वो कैसा हो जाएगा, हमारे दो में बढ़ जाएगा। ठीक है, बाइनरी फिजन की बात करो, बाय का मतलब दो, फिजन का मतलब टूटना, तो वो एक से दो में टूट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इस डिवाइड होकर मल्टीप्लाई होता है बायोलॉजी में, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अभी इसमें यूकैरियोट्स में कैसे होगा? ठीक है, माइटोसिस फॉर ग्रोथ, मियोसिस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, माइटोसिस कैसे होगी? माइटोसिस के द्वारा ये अपने आप को, एक सेल है तो वो अपने आप को ग्रोथ करेगा, सेल या टिश्यू है तो अपने आप में ग्रोथ करेगा, एक सेल से मल्टीपल, है ना, माइटोसिस के द्वारा। पर मियोसिस के द्वारा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। माइटोसिस में आपका इक्वल अमाउंट में क्या होता है बच्चों, हमारे इक्वल इक्वल वो रहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, 2n से 2n वाले दो डॉटर बनते हैं। मियोसिस में 2n से हमारे चार हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं, एन 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 वाली। ठीक है, 5 बार बोल दिया आएगा, चलो कोई बात नहीं। प्लास्मिड्स की अगर बात करें, ठीक है, तो प्लास्मिड्स कॉमनली प्रेजेंट है ना हमारे बैक्टीरिया में बोलना चाहिए या प्रोकैरियोट में। ठीक है, प्लास्मिड्स यूजुअली प्रेजेंट रहती है ना, स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रहता है इनका। ठीक है, अब सुनना, प्लास्मिड्स होते क्या है, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल टाइप का डीएनए रहता है ना, ये प्लास्मिड्स का जो स्ट्रक्चर है हमारे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और प्लास्मिड जो है वो हमारे उसमें ही एब्सेंट रहता है, पूरा यूकैरियोट्स में एब्सेंट रहता है। थोड़ा बहुत अगर पाया भी जाता है तो वो यीस्ट में पाया जाता है, कुछ यीस्ट की प्रकार रहते हैं। ठीक है ना, वैसा तो पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, अब हम लोकोमोशन की बात करें या फ्लैजिला या सीलिया की बात करें, तो फ्लैजिला आर सिंपल मेड ऑफ फ्लैजिलिन। ठीक है, आपका लोकोमोटरी ऑर्गन रहता है, आपको मूवमेंट में हेल्प करेगा ये प्रोकैरियोट्स को। ठीक है, क्या हेल्प करेगा? आपका फ्लैजिला। ठीक है, तो फ्लैजिला कैसा है? फ्लैजिला आर सिंपल मेड ऑफ फ्लैजिलिन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सीलिया, है ना, सीलिया में आगे बताऊंगा। फ्लैजिला आपका कैसा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है जो सेल में ऐसा एम्बेडेड रहता है। ठीक है, प्लाज्मिड्स आपके कैसे रहते हैं? गोल सर्कुलर डीएनएज, है ना। चलो, इसके बाद हम इधर बात करें, फ्लैजिला सीलिया आर कॉम्प्लेक्स मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, इट इज 9+2 अरेंजमेंट, है ना। फ्लैजिला या सीलिया या पिलाए, ये सब हमारे क्या रहते हैं बच्चों? लोकोमोटरी ऑर्गन्स रहते हैं। और यूकैरियोट्स में काफी ज्यादा क्या रहता है हमारा? वैरायटी रहती है लोकोमोटरी ऑर्गन्स की। ठीक है, मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं 9+2 अरेंजमेंट में। जैसे आप इसको ऐसे याद कर लो कि फ्लैजिला और सीलिया कॉम्प्लेक्स रहते हैं यूकैरियोट्स में, और फ्लैजिला और सीलिया प्रोकैरियोट्स में सिंपल रहते हैं, सॉरी फ्लैजिला। ठीक है, चलो डीएनए, सॉरी, इसका अब हम देखेंगे जीन एक्सप्रेशन, है ना। इसके जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो प्रोसेसेस रहती है। ये किस प्रकार से होती है? इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। सर साइटोप्लाज्म क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो एक जेली लाइक फ्लूइड रहता है उसको साइटोप्लाज्म बोला है। ठीक है, चलो यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन अकर इन द न्यूक्लियस, ट्रांसलेशन इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन किसमें होता है? न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, पर ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस रहती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, भैया इसके पास तो, प्रोकैरियोट्स के पास तो न्यूक्लियस ही नहीं था, तो बेचारा कैसे ही करता वो? ठीक है, तो उसका दोनों चीज साइटोप्लाज्म में हो रही है, और पर यहाँ पर हमारी जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है केवल वो साइटोप्लाज्म में हो रही है, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हमारी कहाँ पे हो रही है? न्यूक्लियस में। ठीक है, चलो इसमें क्या दे रखा है इन शॉर्ट, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल, स्मॉलर एंड लैक अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, while eukaryotic cells are more complex and compartmentalized। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक रहता है वो छोटा रहता है, स्मॉलर रहता है, और उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं बेचारे के पास में। बल्कि यूकैरियोट्स क्या रहता है? ज्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स रहता है, और उसमें कंपार्टमेंट्स रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि जो यूकैरियोट्स रहता है ज्यादा अमाउंट में हमारे फंक्शन करता है। अगर हम सिंपल इसके एग्जांपल्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में हमारे एनिमल सेल, प्लांट सेल आ जाते हैं। और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसमें हमारे पूरा एक किंगडम आ जाता है, जैसे प्रोटिस्टा है, और हमारा पूरा मतलब वो सब चीजें आ जाती हैं जो हमारी बैक्टीरिया से रिलेटेड रहती है। ठीक है, बैक्टीरिया यूजुअली हमारे कैसे रहते हैं?
हमारे प्रोकैरियोटिक ही रहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, ले लिया, चलो, है ना। अगली बार तक के लिए जब तक हम मिलते हैं, है ना, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना, और जो छोटे छोटे बायोलॉजी बेसिक्स है, सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके और लाइक करके बताना ना भूले कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, जब तक अगली बार मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।